गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षा में मैंने पार्ट 1 पर प्रकाश डाला था। अब मैं आपके पार्ट 2 पर प्रकाश डाल रही हूँ, जिसका टाइटल है नर से नारायण। नर से नारायण। नर से नारायण का मतलब क्या हुआ? नर मतलब इंसान, नारायण मतलब भगवान। ये एक मनुष्य की ईश्वर के समान बनने की बारे में बताया गया है। ठीक है, नर से नारायण पाठ का टाइटल है। ओके, किसके द्वारा लिखित है? ये बाबू गुलाब राय के द्वारा। बाबू गुलाब राय। अब बाबू गुलाब राय का पूरा जीवन परिचय तो आपको आता नहीं है, इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ। ओके, प्रमुख बिंदु में जैसे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है वो इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1888 ईस्वी में हुआ था। ये आप महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बोर्ड में आते ही आते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा भी, क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए कि बाबू गुलाब राय का जन्म कब हुआ था। ये आपका चूज द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, जोड़ी, मतलब कहीं भी आ सकता है ये, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बाबू गुलाब राय का जन्म इटावा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में है जो, और सन 1888 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जैसे उनका आ गया कि उन्होंने कहाँ से डी.लिट की उपाधि की। डी.लिट लिटरेचर से उपाधि कहाँ से प्राप्त की? तो आगरा विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि ये क्या थे? तो ये प्रसिद्ध समालोचक निबंधकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध समालोचक निबंधकार थे बाबू गुलाब राय। उसके बाद इन्होंने कौन से पत्र, मतलब कौन सा संपादक किस चीज का किया? तो साहित्य संदेश का संपादक कार्य किया इन्होंने। ठीक, साहित्य संदेश का संपादन कार्य इन्होंने किया। ठीक, उसके बाद आप ये सब नहीं पढ़िए, उसके आगे आ जाइए कि इनका निधन कब हुआ? 13 अप्रैल 1963 में हुआ। ठीक है, इनका निधन 13 अप्रैल 1963 में हुआ। ये आते ही आते हैं, जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ये बोर्ड में आते हैं आपके। ठीक, फिर उनकी ये बताइए, ये याद कर लीजिएगा आपकी, इन्होंने इनके प्रसिद्ध निबंध कौन कौन से थे? तो ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे। ठीक, आते ही आते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि इन्हें सभी याद नहीं करना है, याद करना पड़ेगा आपको। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उतले कुछ गहरे। उसके बाद आप इनकी जो रचना है, जैसे इन्होंने कौन सी रचना की? नर से नारायण। ये जो निबंध है, इस निबंध में इन्होंने संस्कृत भाषा का मतलब प्रधानता दी है कि नहीं? हाँ, इन्होंने कहीं कहीं संस्कृत भाषा भी लिखी है, वो आपको अभिलेशन समझाते समय बताऊंगी। ठीक है, संस्कृत भाषा का उपयोग किया है इन्होंने अपने निबंधों में। ठीक है, तो ये भी आप महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये किस युग के कवि थे, ये किस युग के लेखक थे। कौन से युग के लेखक थे? द्विवेदी युग के। कौन से युग के थे? द्विवेदी युग के। ये ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि ये आता ही आता है इस टाइप से क्वेश्चन, ये द्विवेदी युग के लेखक थे। अब ऐसा भी आ जाता है कि नर से नारायण क्या है? तो नर से नारायण निबंध है, इसकी विधा क्या है? निबंध है। नर से नारायण निबंध है। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी आता है आपको, कभी कभी ऐसा आ जाता है, मैंने बोर्ड के पेपरों में भी देखा है, निबंध मन की सहज उन्मुक्त उड़ान है। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है कि निबंध मन की सहज और खाली स्थान उड़ान है। ठीक, तो क्या आएगा? उन्मुक्त उड़ान है। सहज मतलब सरल, उन्मुक्त मतलब बंधन रहित उड़ान है। उसके अलावा ये जो पाठ है ये कौन से विषय पर केंद्रित है? तो कौन से विषय पर है कि बहुत ज्यादा वर्षा होती है, उस विषय पर केंद्रित है। ठीक है, ये जो है ये किस विषय पर केंद्रित है? बहुत अधिक वर्षा के ऊपर से केंद्रित है। पहले वर्षा नहीं होती है, फिर वर्षा होती है, विस्तार में मैं बताऊंगी, उस पर ये केंद्रित है। उसके बाद ये कौन सी शैली में लिखा गया है? ये ललित शैली में लिखा गया है। इसकी शैली क्या है? ललित शैली में लिखा गया है ये निबंध। ठीक है, अब इस पाठ पर मैं इसके जो सारांश है उस पर प्रकाश डाल रही हूँ। ठीक, क्योंकि ये आप लेसन तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ इसका सारांश बता रही हूँ और क्वेश्चन आंसर
भी आपको बता दूंगी, एक्सरसाइज भी बता दूंगी। ओके, अब मैं सारांश बता रही हूँ, सारांश पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाबू गुलाब राव द्वारा लिखित निबंध नरसिंह नारायण का सारांश मैं बताने जा रही हूँ। किसके द्वारा लिखित है? बाबू गुलाब राय के द्वारा। ये क्या है? निबंध। ओके, इस निबंध की विषय वस्तु काय पर आधारित है? वर्षा पर। किंतु निबंधकार ने अपने आत्मगत विस्तार में अनेक विषयों का स्पर्श किया है। निबंध के प्रारंभ में क्या होता है? वर्षा रहती है, मतलब सितंबर का महीना आ जाता है, वर्षा नहीं होती है, तो राइटर को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। तो निबंध के प्रारंभ में क्या होता है? वर्षा नहीं होती है। फिर प्रकृति की ओर उन्होंने संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि जब वर्षा नहीं होगी तो प्रकृति के पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, है ना। घर गृहस्थी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, चारों तरफ त्राही त्राही मच जाती है, पानी की कमी हो जाती है, और पशु पक्षियों के अलावा इंसान पर भी उसका असर हो जाता है। ठीक है, अब उन्होंने आगे कहा है क्या, मैंने जैसे बताया कि सितंबर के महीने में सब तरफ पानी का अभाव था, लेकिन लेखक ने जब देखता है कि सब तरफ पानी का अभाव है और पेड़ पौधे सूखने लगे हैं, तो लेखक ने भी क्या किया था, उस समय 20 रुपए व्यय किए थे खेती में, चरी बो दी थी, वह चरी भी उसकी सूख गई थी। पानी की कमी के कारण चरी के जो पौधे थे वह भी सूख गए थे। खैर, किसानों की आय से अब क्या होता है, सब तरफ सूखा की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो क्या देखता है राइटर, ऐसा लगता है जैसे कि उसको कहीं से बादल उमड़ते घुमड़ते नजर आने लगते हैं आसमान में। तो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये हमारी जो पूजा है उसका असर है, जो लोगों की आय है उसका असर है, या फिर ये जो चारों दिशाएं गर्मी के कारण जल रही हैं उनका असर है, कि वो जलने के कारण जो धुआं है वह चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जो धुआं है वह बादल में जाकर छा गया है। वो कुछ भी हो, फिर भी क्या होता है, उसको लगता है कि बादल उमड़ने घुमड़ने लगे आकाश में, तो वह बहुत खुश हो जाता है, उसका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, और वह उसके सौंदर्य को क्या करता है, आत्मसात करने लगता है, उस सौंदर्य से प्रभावित हो जाता है। वह घर से बाहर निकलकर क्या करता है, छोटी छोटी बूंदें जो गिरती हैं पानी की, उसका आनंद लेने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है, कॉलेज चला जाता है, वहाँ सब जगह देखने लगता है, फसलों को देखने लगता है, और उसके मन में उत्साह भर जाता है। वह वर्षा का अत्यधिक आनंद उठाने लगता है। वर्षा में देखा होगा कि जब गर्मी रहती है तो हमारे शरीर ऐसा लगता है बेजान सा हो गया है, लेकिन जैसे ही वर्षा की प्रथम फुहार पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तो हमारा तन मन सब प्रफुल्ल स्फूर्ति से भर जाता है, उस स्फूर्ति का संचार हो जाता है ना। तो ऐसे ही लेखक के तन मन में भी स्फूर्ति का संचार हो गया, और क्या हुआ, वह फौरन लिखने बैठ गया। ठीक है, कभी वह बाहर जाकर बादलों से घिरे आकाश के सौंदर्य को निहारता, कभी बगीचे में उगे हुए सैपाली के फूलों की लताओं और सौंदर्य को निहारता। सचमुच वह बहुत प्रसन्न था। वर्षा लगातार हो रही थी। बहुत जल्दी घर के पीछे की ओर 1 फुट पानी भर गया। अब क्या था, वर्षा लगातार हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो घर के पीछे पानी भर गया। और क्या हुआ, परंतु लेखक को ये चिंता नहीं थी, उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी अधिक वर्षा होगी कि मतलब सब जगह पानी ही पानी दिखाई देने लगेगा, ऐसा उसने सोचा नहीं था। लेकिन जब घर के चारों ओर पानी भर गया तो उसके मन में एक आशंका उत्पन्न हो गई। पानी के तालाब में कहीं बाढ़ आ गई तो शीघ्र ही पानी की जमीन भी पानी लेखक चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा थोड़ी देर में। रोशन, अब जो लेखक है उसके घर में रोशनदान थे, उससे रोशनी आती थी, वहां बैठकर वो पढ़ते थे, लिखते थे। लेकिन आज क्या हुआ, वो रोशनदानों के मुंह तक पानी आ गया, जिससे अंदर पानी गिरने लगा, एक तेज धार के रूप में अंदर पानी आने लगा। तो उसको देखकर उन्हें ऐसा नाइग्रा फॉल की याद आ गई। मतलब लेखक उसको देखते हैं तो उनको नाइग्रा फॉल की याद आने लगी कि नाइग्रा फॉल जैसा लग रहा है ये। वह सभी तहखाने में जहाँ से वायु का संचार होता था वहां से अब पानी आ रहा है ना, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। बिजली चली गई थी, चारों तरफ अंधकार छा गया था, हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था, है ना। तो उस समय उन्होंने क्या किया, लालटेन की खोज की। अंधेरे के कारण दिया जलाई मिलनी मुश्किल हो गई थी।
जैसे तैसे उन्होंने लालटेन जलाई। एक टूटी फूटी टार्च थी, वह भी नहीं मिल रही थी, वह भी ढूंढना अंधेरे में कठिन हो गया था। लेखक को लगा कि ये जो सैलरों से गिरते हुए निर्झर मूर्खता की घोषणा कर रहे हैं, ये जो सैलरों से जो पानी है वह इतना अधिक गिर रहा है जिससे अब ऐसा लग रहा है कि हमने क्यों बनाए थे। ये हमें अपने आप पर हमें मूर्ख साबित कर रहे हैं। घर के नौकर पड़ोस से लालटेन लेने चला गया है और सब शांतिपूर्वक बैठ गए। अभी तक लेखक को कोई खास चिंता नहीं थी। थोड़ी देर में पास के कमरे से आवाज आई, चलियो। नौकर चिल्लाकर बोला, क्योंकि क्या हुआ था कि जमीन बैठ गई थी और फर्श ऊपर से गिरने लगा था, सर से सर टकराने लगे थे। भैंस का छप्पर भी तालाब बन चुका था, मतलब भैंस का जो घर है वह भी तालाब बन चुका था। लेखक के पड़ोसी ने उनसे कहा कि कोई तकलीफ हो तो इधर आ जाना, मतलब उनका ऊंचे में था घर, इसलिए उन्होंने कहा कि समस्या तो होगी, इसलिए क्या वो बोल के गए थे कि यदि आपको बहुत समस्या हो तो हमारे घर आ जाना। थोड़ी देर में बरामदे और शयन कक्ष का फर्श भी बैठ गया। बाद में पड़ोसी घर में ही शरण लेनी पड़ी। उन्होंने भैंस को अपने यहाँ आश्रय दिया। रात वहीं गुजरी। सुबह जब लेखक उठा तो उसे बाढ़ का भयंकर दृश्य दिखाई दिया। लेखक करुण हास के साथ जल प्रवाह देखने लगा और स्वयं को कामायनी का मनु मानने लगा है, और नारायण भी मानने लगा, क्योंकि जहाँ पर राइटर था उस समय, तो जहाँ उसकी मतलब जहाँ वो सोता था उसके पलंग के चारों ओर पानी ही पानी था। उस समय वह अपने आप को क्या मान रहा था? उस समय वह अपने आप को क्या नर से नारायण मानने लगा था। क्यों मान रहा था? क्योंकि उसने ये पढ़ के रखा था, ये सुन के रखा था कि नारायण वह है जिसका निवास कहाँ होता है? जल में होता है। विष्णु भगवान कहाँ? क्षीर सागर में निवास करते हैं, और क्षीर सागर के बीचों बीच विष्णु भगवान की शैया होती है। तो वह भी सोचा कि मैं भी तो ऐसी, जहाँ चारों ओर पानी है और पानी में मेरी शैया है, इसलिए मैं नर से नारायण बन गया। जबकि उसको ये मालूम है कि नारायण जो है पोषण करता होते हैं, तो मैं तो कुछ ऐसा पोषण करता तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी वह अपने आप को बिना कर्म किए ही नारायण समझने लगा। ठीक है। उस दिन लेखक को सभी तरफ से सहानुभूतियां मिली। वर्षा के बाद घर में पानी निकालने का असफल प्रयास किया गया। फायर ब्रिगेड बुलाई गई। 5वें दिन इंजन पानी लगाकर निकाला गया। कोठी के चारों ओर मिट्टी डाली गई। इस प्रकार से पूरे सप्ताह जल हटाने का कार्य किया गया। लेकिन ठीक वैसा ही हुआ। जल हटाने का कार्य जितना किया जाता, तसलों से, बाल्टियों से, सब चीजों से पानी हटाया गया, लेकिन तसलों बाल्टियों से पानी हटाने का तो वैसा ही रहा जैसे कि एक टिटैरी ने सोचा था कि मैं समुद्र को खाली कर दूंगी। वो बार बार जाती, फिर समुद्र से चोंच में पानी भर कर लाती, फिर गिरा देती। क्या एक टिटैरी समुद्र के पानी को मतलब पी सकती है या पानी को हटा सकती है? नहीं। ऐसे ही जो पानी था वो इतना अधिक मात्रा में था जो बाल्टियों और तसलों के द्वारा नहीं हटाया जा सकता था। लेखक के घर का भी यही हाल था। कई स्थानों का ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था। बाढ़ में गांव जलमग्न हो गए थे। अनेक लोग मौत के शिकार हो गए थे। जो लोग घर के बाहर गए हुए थे उनके घर लौटना मुश्किल हो गया था। सड़कें टूट गई थी, पुल बह गए थे। सभी शिक्षण संस्थाओं में बाढ़ पीड़ितों को आश्रय दिया गया। सभी बाढ़ पीड़ितों की सहायता की गई। लेखक के परिवार को भी जैन बोर्डिंग में आश्रय दिया गया। बाद में लेखक ये बोलता है कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का ये बाढ़ का दृश्य की पुनरावृत्ति कभी ना कराए। मैं इस बाढ़ के दृश्य से अत्यंत क्या हो गया हूँ? विचलित हो गया हूँ। अब ऐसी कभी मुझे स्मृति ना कराए। ये तो हो गया आपका सारांश के बाद मैं क्वेश्चन आंसर अभी आपको बताती हूँ। ओके।